हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी का हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट है। आज के पार्ट में हम रिप्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन, बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन जैसे मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन, the production of new organisms from the existing organisms of the same species is known as reproduction। इसका मतलब ये होता है कि जब पहले से मौजूद ऑर्गेनिजम्स मीटिंग करके अपनी ही स्पीसीज के नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, बेबीज बनाते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम रिप्रोडक्शन होता है। अब सवाल ये उठता है कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लेट अस इमेजिन आज पूरे वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करना स्टॉप कर दें, तो क्या होगा। तो जो पहले से मौजूद ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस समय अभी जिंदा हैं, जब उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा और जब वो मर जाएंगे, उसके बाद इस वर्ल्ड में कौन रहेगा। इस वर्ल्ड से लाइफ खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन से वर्ल्ड में लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस अमंग वेरियस बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोसिस्टम। लोगों ने छोटी क्लासेस में फूड चेन पढ़ी होगी, किस तरीके से ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को बर्ड्स खाती है और फिर बर्ड को डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये जो साइकिल है, आपने देखा था कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम ग्रास टू ग्रास हॉपर, देन ग्रास हॉपर टू फ्रॉग, फ्रॉग टू स्नेक एंड देन स्नेक टू बर्ड। अगर मान लीजिए आज ग्रास हॉपर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, तो क्या होगा। ग्रास हॉपर जैसे ही खत्म होंगे तो उससे क्या होगा, फ्रॉग को खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो फ्रॉग भूख के कारण फ्रॉग भी खत्म हो जाएंगे। जब फ्रॉग खत्म हो जाएंगे तो स्नेक को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो स्नेक भूख के कारण खत्म हो जाएंगे। जब स्नेक खत्म हो जाएंगे तो बर्ड्स को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो बर्ड्स भी खत्म हो जाएंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक भी ऑर्गेनिज्म अगर आज रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो ये पूरी फूड चेन को अफेक्ट करेगा और धीमे धीमे करके सारे ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंस था रिप्रोडक्शन। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के बीच में बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस आते हैं, तो आइए हम इनके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके के सेल्स होते हैं। उसमें एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे हम सेक्स सेल कहते हैं। सेक्स सेल हमारा जेंडर डिसाइड करता है। मेल की बॉडी में जो सेक्स सेल होता है वो स्पर्म होता है और फीमेल की बॉडी में सेक्स सेल ओवम होता है। ना केवल सेक्स सेल हमारा जेंडर डिसाइड करता है, बल्कि सेक्स सेल रिप्रोडक्शन करने में भी मदद करता है। तो आइए अब हम सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। And the production of new organism from two parent with the involvement of sex cell is called sexual reproduction। पहला डिफरेंस ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे आपको दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। लेकिन यहाँ पर आपको मेल की भी जरूरत है, आपको फीमेल की भी जरूरत है। यहाँ पे आपको दोनों पेरेंट की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसमें ना आपको स्पर्म की जरूरत है ना ओवम की जरूरत है, इसमें सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इंपॉर्टेंट है, बिना सेक्स सेल्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। सेकंड पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स एंड इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विद सम कैरेक्टर्स ऑफ मेल पेरेंट एंड सम ऑफ फीमेल पेरेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बेबी होता है, उसके अंदर सारे कैरेक्टर उसी पेरेंट्स के होते हैं, उसी पेरेंट के होते हैं। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ दी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बेबी होता है, उसके अंदर थोड़े कैरेक्टर अपने मेल पेरेंट के होते हैं और थोड़े कैरेक्टर्स अपने फीमेल पेरेंट से मिलते हैं उसको। तीसरा पॉइंट ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वाले पॉइंट में, मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया था कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट से एकदम आइडेंटिकल होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में पूरी तरीके से वो अपने पेरेंट की कॉपी होता है। तो इसमें इवोल्यूशन नाम की चीज नहीं होने वाली है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। बेबी के बेबी, बेबी के बेबी, बेबी के बेबी सब एक जैसे होने वाले हैं इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि आपने देखा, जो बेबी होने वाला है, जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है, उसके अंदर 50% मेल के कैरेक्टर्स होते हैं और 50% फीमेल के कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे में फिर उसमें आपने देखा थोड़ी सी चेंजेस आ गए। धीमे धीमे करके आप इस चेन को जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो जो ऑफस्प्रिंग होते जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, चेंजेस बढ़ते जाएंगे। तो ये वाली प्रोसेस में आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, इस वाली प्रोसेस में आपको इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 6 मेथड्स होती हैं, जैसे कि फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में केवल 2 प्रोसेस यूज होती हैं, एक पॉलिनेशन और दूसरी फर्टिलाइजेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया एक्सेट्रा रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमंस, फिश, डॉग्स, ये सब लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक एक करके हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर एसेक्सुअल हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 मेथड्स में से होता है। इस पार्ट में हम केवल 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली मेथड है वो है फिजन। तो आइए शुरू करते हैं। In the process of fission, a unicellular organism splits to form 2 or more new organisms. फिजन मेथड में क्या होता है कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर हो जाता है, जब उसकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली होती है, तो उसके बाद वो 2 या 2 से अधिक नए ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिट हो जाता है। इसी बेसिस पे फिजन 2 तरीके का होता है। अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर 2 यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो वो बाइनरी फिजन कहलाता है। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर 2 नए ऑर्गेनिज्म बना रहा है, दैट इज बाइनरी फिजन। लेकिन अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बना रहा है, 3 बना रहा है या 300 बना रहा है, तो वो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल होता है। तो एक एक करके हमें बाइनरी और मल्टीपल फिजन दोनों पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट होकर 2 नए ऑर्गेनिज्म बनाता है। याद रखिएगा, सिर्फ 2 से ना ज्यादा ना 2 से कम, क्योंकि इसका नाम बाइनरी है। बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन अमीबा, पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्म करते हैं। मैंने यहाँ पे अमीबा का एक एग्जाम्पल लिख रखा है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। अमीबा किस तरीके से बाइनरी फ्यूजन करके रिप्रोडक्शन करता है। तो आप सबसे पहला जो यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम, इसमें अमीबा का मैंने डायग्राम बनाया है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है डार्क करके रखा है मैंने, ये न्यूक्लियस है। इसके आसपास जो लिक्विड भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है, ये पेरेंट सेल है। जब ये पेरेंट सेल रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले जो उसका न्यूक्लियस होता है वो लेंथ उसकी बढ़ जाती है। उसका न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि न्यूक्लियस इतना लंबा हो जाता है कि न्यूक्लियस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है, उसके पास जो ये साइटोप्लाज्म है ये भी इन 2 न्यूक्लियस के पास इक्वली डिवाइड होता है। थोड़ा इस न्यूक्लियस के पास, थोड़ा इस न्यूक्लियस के पास। जब साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ये बीच में जो गैप है ये तुरंत टूट जाता है और ये 2 नए ऑर्गेनिज्म बन के आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा एक पेरेंट सेल कैसे 2 नए डॉटर सेल्स बना रहा है। ये बाइनरी फ्यूजन का एक एग्जांपल है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन में इन मल्टीपल फ्यूजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम। वहां पे एग्जैक्टली 2 ऑर्गेनिजम्स हो रहे थे, यहाँ पे मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो एक साथ 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बनाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 से ज्यादा से मेरा कहने का मतलब है वो 3 भी हो सकते हैं, वो 300 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्लाज्मोडियम का, कि किस तरीके से यहाँ पे फिजन, मल्टीपल फिजन होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहला पेरेंट सेल है वो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये पेरेंट सेल है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है इसे सिस्ट कहते हैं। सिस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये तब तक बनी रहती है जब तक कि अंदर पूरा तरीके से डिवाइड नहीं हो जाता, तब तक सिस्ट बनी रहती है। अंदर आपको डार्क में न्यूक्लियस दिख रहा होगा और उसके आसपास जो लिक्विड दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है, ये हमारा सेल है। अब बेसिकली होता है क्या है कि एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है और सारे न्यूक्लियस के पास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म बन जाता है और एक छोटी सी वॉल जैसी बन जाती है। इसी तरीके से आपने देखा किस तरीके से अभी सिर्फ एक सेल था, अब देखिए यहाँ पे कितने सारे सेल हो गए हैं। लेकिन अभी भी आपने एक बार नोटिस करी, सिस्ट अभी भी बना हुआ है। जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गए हैं और अब ये केपेबल होते हैं सर्वाइव करने के लिए, तब ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है और जितने भी अंदर डॉटर सेल्स बने इस पेरेंट सेल से वो सब रिलीज हो जाते हैं।
तो आपने देखा एक एक उससे कितने सारे बन गए हैं डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल बने, इसलिए मल्टीपल फ्यूजन का एक एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये एक मलेरियल पैरासाइट होता है, इससे मलेरिया नाम की डिसीज होती है। इसको कैरी करती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को इंसानों की बॉडी में इन्फेक्ट कर सकती हैं, और एक इंसान जो मलेरिया से इन्फेक्टेड है उसको दूसरे इंसान से भी उसमें ये बीमारी ट्रांसफर कर सकती है। तो प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज नोन एज मलेरिया। इससे पहले हम अपनी दूसरी मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज बडिंग तक बात करें, हमें बड का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, बड मीन्स अ स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और उसकी बॉडी में कई साइड से एक और छोटा सा कुछ चीज ग्रो करने लगती है, तो उसे हम बड कहते हैं। इस चीज को और क्लियर करने के लिए अब मैं आपको बडिंग सिखाता हूं। In budding, a small part of the body of a parent organism grows out as a bud, which then detaches and becomes a new organism. मैंने आपको बताया था कि जब अभी पिछले उसमें हम बात कर रहे थे क्लिप में कि किसी ऑर्गेनिज्म में जब साइड में से कोई चीज़ ग्रो करने लगती है तो उसे हम बड कहते हैं। इसी पे बताया गया है बडिंग क्या। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको बडिंग समझाना है हाइड्रा से। यह हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा, ये इसके टेंटिकल्स हैं। पेरेंट हाइड्रा में क्या होता है, साइड में बड बनना स्टार्ट होता है, धीमे धीमे करके ये बड ग्रो करता है और एक नया हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये अभी भी डिटैच नहीं होता है, ये जब तक डिटैच नहीं होता है जब तक ये खुद इंडिविजुअली सर्वाइव करने लायक नहीं हो जाता है। जैसे ये न्यू हाइड्रा केपेबल होता है इंडिविजुअली सर्वाइव करने के लिए, ये अपने आप को पेरेंट हाइड्रा से डिटैच कर लेता है और नीचे जाके सॉइल पे जाके फिर वहां पे जाके वो ग्रो करने लगता है। तो इस तरीके से बडिंग प्रोसेस होती है। किसी भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म में साइड से एक बड निकलने लगेगा, वो धीमे धीमे करके पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, लेकिन वो तब तक उसमें अटैच रहेगा जब तक वो खुद बाहर सर्वाइव करने के केपेबल नहीं होता, और जैसे वो केपेबल होगा वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाएगा। तो ये था हमारा बडिंग। बडिंग में एक चीज और होती है कि जैसा कि आपने देखा कि ये जैसे ही केपेबल होता है सर्वाइव करने के लिए डिटैच हो जाता है। बडिंग आपको एक चीज और, एक एग्जांपल में आपको और पढ़नी बडिंग, वो है यीस्ट। यीस्ट में आपने देखा ये पेरेंट यीस्ट है। पेरेंट यीस्ट में आपने एक बात नोटिस करेंगे आप यहाँ पे, जैसे ये आगे बढ़ेगा पेरेंट यीस्ट में एक बड बनना शुरू हो जाएगा। ये पेरेंट यीस्ट है और इसमें एक बड बनना शुरू हो गया। अब इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज तो ये हो सकती है कि आगे जाके तुरंत ये बड अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगा, एक चीज ये हो सकती है। लेकिन यीस्ट के केस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बड डिटैच हो उससे पहले ये जो नया अभी बड बना है इसके अंदर भी एक और बड बनने लगेगा। वो बड डिटैच हो उससे पहले उसमें भी एक बड बनने लगेगा और एक ऐसी लंबी चेन बन जाएगी। आपने देखा ये एक पेरेंट यीस्ट था, उससे एक बड बना, उससे ये जो बड बना, ये बड अभी डिटैच ही नहीं हुआ था, इसने भी अपना बड बनाने लगा। ये भी अभी डिटैच ही नहीं हुआ था इनसे, इसने भी अपना बड बनाने लग गया, और इधर भी आपने देखा एक चेन बन गई। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार एक लंबी लंबी चेन भी बन जाती है और उसके बाद वो डिटैच होता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे ही बड बना वैसे ही वो इंडिविजुअल जैसे सर्वाइव करने लायक होता है तभी वो डिटैच भी हो जाता है। तो यीस्ट में ये चीज भी पाई गई है। हमारी जो अगली मेथड है वो है स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन स्पोर फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें स्पोर का मतलब समझ में आना चाहिए। तो आइए मैं आपको स्पोर बताता हूँ। Spores are microscopic asexual reproductive bodies which are covered by a hard coat. Under favorable conditions, spore grow into a new plant. स्पोर बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसको आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होता है, एक हार्ड कोट के अंदर, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट के अंदर स्पोर्स कवर्ड रहते हैं, और फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वह हार्ड कोट टूटता है और उसके बाद उस स्पोर में से एक नया प्लांट बन के आता है। ये उसी तरीके से जिस तरीके से एक सीड काम करता है। तो आप कह सकते हो कि स्पोर्स आर काइंड ऑफ अ सीड्स ऑफ प्लांट। हमारा तीसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो है स्पोर फॉर्मेशन। In spore formation, the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. When the spore case of plant burst, then the spore spread into air. When these airborne spores land on soil under favorable conditions like damp and warm conditions, they germinate and produce new plant. तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो स्पोर फॉर्मेशन में जो प्लांट होता है वो स्पोर बनाता है, और मैंने आपको बताया था जो स्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं और ये प्रोटेक्टिव कोट के अंदर सेफ रहती हैं। जैसे ही वो प्रोटेक्टिव कोट टूटता है तो उसके अंदर जितने भी माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और वो इधर उधर बिखर जाते हैं। नॉर्मली ये हवा से
बहते हवा से उड़ते हुए कहीं जाके लैंड कर जाते हैं। और अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिली वहां जहां इन्होंने लैंड किया है, फेवरेबल कंडीशन से मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा मॉइस्चर हो, थोड़ी सी गर्मी हो, तो वो स्पोर जो है वो एक न्यू प्लांट बनाने में केपेबल होते हैं। तो बेसिकली जो स्पोर्स होते हैं, ये जैसे ही स्पोर केस इसका बर्स्ट होता है और वो जब स्पोर्स हवा से उड़ते हुए इधर उधर जाके बिखर जाते हैं, कई बार इनको इंसेक्ट्स भी एज अ कैरियर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैंने स्पोर फॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे फर्न्स एंड मोजेस भी स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। नीचे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है स्पोरेंजियम का। किस तरीके से, यहाँ पे आपने देखा ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इसका प्रोटेक्टिव लेयर है और इसके अंदर जो आप डॉट्स देख रहे हैं वो स्पोर्स हैं। अभी आप देखिए वो प्रोटेक्टिव लेयर ने उन स्पोर्स को स्टोर कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। एक टाइम ऐसा आता है कि जो स्पोर केस होता है प्रोटेक्टिव लेयर का वो बर्स्ट हो जाता है और उसके अंदर जितने भी स्पोर्स होते हैं वो बिखर जाते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं हवा में। और जैसे ही वो ज़मीन पर लैंड करते हैं, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिली, मतलब कि मॉइस्चर और गर्मी मिली, तो वो स्पोर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने में केपेबल होता है। इसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और इसी के साथ हमारा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 1 फिनिश होता है। मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर जल्दी से जल्दी कवर करने का। तो टिल देन, थैंक यू।